गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मधु कच्छारा आज आपको हिंदी व्याकरण पढ़ा रही हूँ। बच्चों, पाठ 1 है भाषा, लिपि और व्याकरण। बच्चों, आप इस चित्र को देखिए। अध्यापिका बच्चों को कहानी बोलकर सुना रही है और बच्चे उस कहानी को सुनकर समझ रहे हैं। बच्चों, इस तरह कहानी को बोलकर और बच्चे सुनकर समझ रहे हैं। इसके बाद बच्चों ने कहानी लिखकर अध्यापिका को बताई और बच्चों ने कहानी लिखी और पढ़कर कक्षा में सुनाई। बच्चों, इस तरह हमने जाना कि बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना यह सब भाषा है। भाषा के द्वारा हम अपनी बात कहते हैं और दूसरा उसको समझता है। भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। बच्चों, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। बच्चों, भाषा को आपने समझ लिया है। अब हम भाषा के 2 रूप पढ़ेंगे, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। यह भाषा के 2 रूप हैं। मौखिक भाषा में हम अपनी बात एक दूसरे को कहते हैं और दूसरा उसको सुनता है और उसको समझता है। इस तरह विचारों का आदान प्रदान करना मौखिक भाषा कहलाता है। बच्चों, जैसे देखिए चित्र में एक लड़की टेलीफोन पर बात कर रही है और दूसरा उसको सुन रहा है और समझ रहा है, तो यह मौखिक भाषा का उदाहरण है। इसी तरह कोई भाषण दे रहा है या कविता सुना रहा है और अनेक व्यक्ति उसको सुन रहे हैं, तो यह भी मौखिक भाषा का ही उदाहरण है। इसी तरह हम 2 व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे का अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपनी बात को समझाते हैं, तो यह भी मौखिक भाषा का ही उदाहरण है। बच्चों, जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, तो यह भी मौखिक भाषा का ही एक उदाहरण है। बच्चों, अब हम इसका दूसरा रूप समझेंगे, लिखित भाषा। लिखित भाषा में मनुष्य अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। और दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति को पढ़कर बात को समझता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना, हम पत्र लिखते हैं और दूसरा व्यक्ति उसको पढ़ता है। जैसे लिखित कार्य, आप गृह कार्य करते हैं और कंप्यूटर पर ईमेल भेजते हैं और दूसरा व्यक्ति उसको पढ़कर समझता है। इसी तरह समाचार पत्र को हम पढ़ते हैं और हम उसको पढ़कर समझते हैं। यह सब लिखित भाषा के ही उदाहरण होते हैं। बच्चों, इसी तरह हमने अनेक उदाहरणों के द्वारा मौखिक भाषा और लिखित भाषा को समझा है। यह आपको समझ में आ गया है। बच्चों, अब आप एक बात और समझिए। मनुष्य पहले अपने संकेतों के द्वारा अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाता था, संकेतों और ध्वनियों से भी पहुंचाता था, लेकिन यह सांकेतिक भाषा है, इसको हम भाषा नहीं कह सकते। बाद में मनुष्य ने ध्वनियों को लिखित रूप प्रदान किया। पशु पक्षियों द्वारा बोली गई ध्वनियाँ पशु पक्षियों की बोलियाँ कही जाती है, लेकिन भाषा का प्रयोग केवल मनुष्य ही करता है और मनुष्य ही इसको एक दूसरे को समझता है, अपने विचारों को प्रकट करता है और समझता है। इसे हम भाषा के द्वारा ही समझ सकते हैं। बच्चों, अब हम लिपि यानी स्क्रिप्ट किसको कहते हैं यह समझेंगे। बच्चों, प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं, क्योंकि जब तक हम चिन्ह निश्चित नहीं करेंगे तब तक हम उस भाषा को पढ़ नहीं सकते। इसलिए भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं, उन्हीं चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। किसी भाषा की उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि देवनागरी लिपि होती है। बच्चों,
एक ही लिपि से अनेक भाषाएं लिखी जा सकती है। जैसे जर्मन, फ्रेंच और अंग्रेजी की लिपि रोमन है। रोमन लिपि में अनेक भाषाएं लिखी गई है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी होती है और उर्दू की लिपि फारसी है। बच्चों, आपको यह बात समझ में आ गई है कि लिपि किसको कहते हैं। बच्चों, आगे हम पढ़ रहे हैं मातृभाषा। वह भाषा जो बालक अपने माँ व परिवार से सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। बच्चों, पंजाबी भाषाई परिवार में जन्मे बालक की मातृभाषा पंजाबी होती है। इसी तरह राजस्थान में पढ़ने वाले बच्चों की राजस्थानी होती है। इसी तरह हम अनेक भाषाएं बच्चे परिवार में सीखते हैं, इन्हें हम मातृभाषा कहते हैं। अब हम आगे पढ़ रहे हैं राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। इस भाषा को सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग में लिया जाता है। सरकारी कामकाज की भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी और अंग्रेजी को सहभाषा के रूप में माना गया है। बच्चों, इसीलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रभाषा। यह भाषा जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र करता है इसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे चीन में चीनी बोली जाती है, जापान में जापानी बोली जाती है, इसी प्रकार भारत में हिंदी बोली जाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। बच्चों, अब हमने मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा को समझ लिया है। बच्चों, अब हम व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण इंग्लिश में उसको हम ग्रामर कहते हैं। बच्चों, अब आप चित्र में देख रहे हैं, एक बच्ची कह रही है तेरे को आज कहाँ जाना है, दूसरी कह रही है मेरे को आज पिकनिक पर जाना है। बच्चों, यह दोनों ही अशुद्ध वाक्य है। हम व्याकरण के द्वारा शुद्ध बोलते हैं तो हम इस तरह से बोलेंगे तुम्हें आज कहाँ जाना है, तो दूसरी लड़की उत्तर देगी मुझे आज पिकनिक पर जाना है। इस तरह भाषा को शुद्ध बोलने और सीखने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है हम इसके नियमों से भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। इसलिए हमें व्याकरण की बहुत ही आवश्यकता होती है। व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा को अच्छी तरह से पढ़ और लिख सकते हैं। बच्चों, आज हमने पाठ पूरा कर लिया है। अब हम देख रहे हैं आगे हमने पूरे पाठ में क्या सीखा है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। दूसरा है भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। हमने तीसरा पढ़ा था लिपि। भाषा को लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं। बच्चों, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है और इसको राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। बच्चों, भाषा के शुद्ध रूप को ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। थैंक यू बच्चों।